हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल आप लोग यूपीएससी का पेपर दिए होंगे 2026 का, जो कल 24 मई 2026 को एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का। मैं पिछले कई सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और यूपीएससी के क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व हमेशा से करता रहा हूं। लेकिन कल का जो पेपर था वो मैं बहुत ज़्यादा इसको देख के मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो लोग कल एग्ज़ाम दे रहे होंगे क्लासरूम के अंदर बैठ के इतनी गर्मी में, उन पर क्या बीत रही होगी। ये सोचने वाली बात है, जिसको कोई उस दुख को या उस फ्रस्ट्रेशन को कोई फील भी नहीं कर सकता है। यूपीएससी दरअसल चाह क्या रही है, किस तरह के अधिकारी को वो सेलेक्ट करना चाहती है इस पूरे प्रोसेस में, ये तो पहले से भी समझ से परे था। आपको मैं 2012 से 2023 से पहले तक, यानी कि 2022 तक का जो भी ड्यूरेशन यूपीएससी का रहा है, इसमें कुछ इस तरह का टेक्निक्स ज़्यादा वर्क करता था, जिसमें एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह, कि बिना उसको जाने आप कभी भी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। आम तौर पे किसी भी कोचिंग वगैरह में या कहीं भी जो बच्चे एडमिशन लेते थे, तो वहाँ पर आपके नॉलेज को इन्हेंस करने की हमेशा बात की जाती थी। बार बार आप रिवाइज कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, स्टडी मटेरियल को पढ़िए, कोचिंग के नोट्स को पढ़िए। लेकिन दुर्भाग्य से उस दौर में जब एलिमिनेशन मेथड और एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करके बच्चे बैक टू बैक प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे थे, तो किसी भी कोचिंग के द्वारा या आम तौर पे यूट्यूब वगैरह का जो आज का जिस तरह से आप दौर देख रहे हैं, इतना कोई खुल के उस समय नहीं बताया करता था। तो बच्चे उस समय फेल हो जाया करते थे, क्योंकि आप कितना भी बेहतरीन नॉलेज आपके पास हो और काफ़ी मेहनत से पूरे साल आप पढ़ाई किए हों और बहुत ही डेडिकेटेड होकर आप अटैम्प्ट लिए हों, फिर भी 20 से 25 क्वेश्चन, हार्डली मैं बता रहा हूँ कि कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो 30 क्वेश्चन से ज़्यादा वो अपने मेरिट से सॉल्व नहीं कर सकता है। उसमें भी अगर 2 3 4 एक साथ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कोई एक जान रहे हैं, दूसरा आपको नहीं पता है, और 1 2 3 इस तरह के ऑप्शन में फंसना बिल्कुल तय रहता था। लेकिन अब हर कोई एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने लगा है। यूट्यूब पर भी हज़ारों संख्या में आपको वो सब दिखेगा। तो अब यूपीएससी जो है वो खुद अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, और इस बार का जो ट्रेंड है ये यही बता रहा है कि अब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन से बिल्कुल वाहियात और घटिया लेवल के क्वेश्चन की ओर यूपीएससी खुद को आगे लेके जा रहा है। अगर 2023 के यूपीएससी की आप बात करेंगे, तो इसको मैं मान कर चल रहा था कि ये एक्सेप्शन ही है, क्योंकि उस समय 2023 का जब पेपर हुआ था तो उसके पहले कभी भी इतना डिफ़िकल्ट, इतना घटिया पेपर नहीं सॉल्व किया गया था। डिफ़िकल्ट भी होना एक अलग चीज़ है, उसको भी बच्चे ओवरकम उससे कर सकते हैं अपने मेरिट से, अपने मेहनत से। बट जब क्वेश्चन इतना बेतुका हो कि आपके सिलेबस से या आपके जो रिसोर्स है या स्टडी मटेरियल है या जो ऑथेंटिक बुक्स है, एनसीईआरटीज़ वगैरह, उन सब से परे जाके कुछ भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ना कोई इम्पोर्टेंस है उसका, फिर भी आपसे वो पूछ लिया जा रहा है, तो यूपीएससी क्या बताना चाह रहा है कि आप इन सारे टॉपिक्स को, जो कि बिल्कुल यूजलेस है, वाहियात है, जिसका आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या आपके सिलेक्शन हो जाने के बाद कभी कोई काम नहीं आने वाला, वो सब चीज़ों को आप बेवजह का उस पर अपना समय दीजिए, एनर्जी वेस्ट कीजिए, और फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले साल आप क्या पढ़ने वाले हैं या क्या अगले साल पूछ देगा। तो बहुत ही घटिया पेपर ऑलरेडी 2023 का था, लेकिन इस साल 2026 का जो पेपर हुआ है, तो इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से तुक्का का गेम हो गया है। जिस तरह से हम लोग टॉस करते हैं और टॉस करने के बाद कोई एक जीतता है, कोई हारता है, बस वही हो गया है। अब ऐसा नहीं कि इसमें कम से कम जो बच्चे बहुत डिफ़िकल्ट पेपर या बहुत ही घटिया पेपर के बावजूद भी कुछ तो क्वालिफ़ाई इसमें करना ही है। बेशक कट ऑफ बहुत नीचे चला जाए, लेकिन क्वालिफ़ाई किसी न किसी को तो करना ही है। और जो बच्चे क्वालिफ़ाई करेंगे, हर किसी को पता है कि वो अपने मेरिट के बेसिस पे इसको क्वालिफ़ाई नहीं करने जा रहे हैं। बहुत हद तक
एलिमिनेशन मेथड, तुक्का, ये सब जो चीज़ें होती है, इसका भी एक साइंटिफिक नज़रिए से आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें दिमाग लगता है। लेकिन जब बिल्कुल ही घटिया पेपर हो जो कोई पढ़ के ना गया हो और वहाँ आप कुछ भी यूं ही तुक्का मारते हैं, तो फिर उस तुक्का को आप लक कह सकते हैं। किसी न किसी का वो लक फेवर करेगा और उसका वो क्वेश्चन सही होगा और वो फाइनली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन एक जो ट्रेंड बनेगा कि क्या पढ़ के जाएं अगली बार, जो कि एटलीस्ट आप सिक्योर रहें कि इस बार ना सही अगली बार आपका हो जाए, तो यूपीएससी इस तरह के ट्रेंड को पूरी तरह से चेंज कर चुका है इस बार के पेपर को, अगर आप बेस बनाकर मेरा रिव्यू लेंगे तो। मतलब कुछ भी आप पढ़ के ये सिक्योर खुद को नहीं महसूस करवा सकते हैं कि अगली बार आपका प्रीलिम्स निकलने जा रहा है, या आप अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड लेबर से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देंगे। आप पूरे साल खूब मेहनत करके पढ़े हैं, एक एक दिन एक एक घंटा आप डेडिकेट किए, लेकिन जो ये 2 घंटा होगा इसमें वो इस तरह का क्वेश्चन आपको डाल देगा जो कि आप कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, यहाँ पर आपको देख के खुद महसूस होगा कि यूपीएससी इस बार बल्कि 2023 से ही जिस तरह से कुछ न कुछ शरारत, इसको मैं बोलूँगा, बदमाशी बोलूँगा, इस तरह की बदमाशी करता आ रहा है कि ये एक ईमानदार बच्चे के साथ, मेहनती बच्चे के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। आप ये सोचिए कि 2023 में जो बच्चा अटैम्प्ट लिया होगा, फिर 24 में लिया होगा, फिर 25 में लिया होगा, 26 में लिया, तो इस 4 अटैम्प्ट में 23 का अटैम्प्ट उसका बिल्कुल बेकार चला गया, 26 का अटैम्प्ट बिल्कुल बेकार चला गया। और किसकी वजह से? यूपीएससी के सिर्फ एक आप कह लें कि घटिया पेपर की वजह से। यहाँ पर बच्चे की कोई गलती नहीं है। जो स्टूडेंट इस पेपर को अटैम्प्ट लिए हैं, मैं उनको ब्रेव मानता हूँ, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप इस तरह के पेपर को देने के बाद भी सीसैट देने का हिम्मत जुटा पाए। और फाइनली आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आप तैयारी जारी रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर की ये मैं दाद देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि 41 नंबर का ही क्वेश्चन आप देखिए। मतलब ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको दे दिया गया है, इंटरपोल। अब आप इसको मैच कीजिए भाई कि ये किससे कौन सा जुड़ा हुआ है। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ से कौन सा नोटिस, सिल्वर ब्लैक कौन सा जुड़ा हुआ है, ग्रीन नोटिस किन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, कुछ भी आपको ये पूछ दिया। और क्वेश्चन का आप यहाँ पर साइज़ देखिए। अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे तो पढ़ने में ही आपको काफ़ी अच्छा खासा समय देना होगा। इस क्वेश्चन पे ही आ जाइए 25 नंबर के क्वेश्चन पे। सागरमाला कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए कि ये एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि चलो अब नीचे 1 to 1 ओनली, 2 ओनली, इस तरह से कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ आपको ये नहीं देखना। अब आगे फिर से ये 3 स्टेटमेंट दिया है कि भाई यहाँ जो भी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 वैलिडेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजीज इन्विजन्ड इन स्टेटमेंट 1। यानी कि आपको 2 और 3 को सिर्फ नॉर्मली नहीं पढ़ना है, उसको महसूस करना है और आपको उसके बाद ये पता लगाना है कि ये किस किस को वैलिडेट करता है। स्टेटमेंट दूसरा बोल रहा है, स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेटमेंट 1 by embedding them into a future oriented innovation framework। और 3 फिर बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 contradicts स्टेटमेंट 3 by focusing only on traditional infrastructure instead of modern innovation। अब बताइए कि 3 स्टेटमेंट जो आप यहाँ पढ़े थे, क्या ये भी अपने आप में याद रह पाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे? 3 बार तो आपको क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा और तब आके ये उस क्वेश्चन का फाइनली आपसे जवाब मांगेगा कि कौन सा इसमें सही है। मतलब अगर आप एक तो घटिया क्वेश्चन के उस घटिया लेवल के डीप लेवल तक आप अगर पहुंच गए, उसके बावजूद भी आपको इससे और इससे सामना करना पड़ेगा कि फिर आप कहां से इसका जवाब दे पाएंगे। तो सेम इस तरह के क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी इस बार। फिर से आप मान के चलिए 18 नंबर ही देखिए। इस 3 स्टेटमेंट को देने के बाद यहाँ की जानकारी से वो संतुष्ट नहीं है यूपीएससी आपसे। उसके बाद फिर ये 3 स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि क्या ये 3 स्टेटमेंट इस पे खड़ा उतर रहा है कि नहीं, और तब जाके आपको फाइनली इसका जवाब देना है। तो
जिस तरह से भी एआई का ज़माना आ गया है, आप एक क्लिक करते ही गूगल जेमिनी से जो है किसी भी तरह का कुछ पूछ सकते हैं। तो शायद यूपीएससी एक ह्यूमन को यही समझ के चल रहा है कि उस तरह के ही माइंडसेट और जो यूनिक पर्सनैलिटी के कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उसको वो पिक करना चाहता है। और वो चूँकि पॉसिबल नहीं है तो तुक्का ही आप इसको समझें कि जिसका तुक्का लड़ गया वो क्वालिफाई करेगा। सेम आप यही क्वेश्चन इसी पेज में, सेम पेज में ही आप सोचिए कि जिसको 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन इस लेवल का, इस साइज़ का मिल रहा हो, उस पर क्या गुजर रही होगी वहाँ पर। अब ये 2 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये 3 स्टेटमेंट आपको जवाब देना और तब जाके फाइनली इस कंक्लूजन तक आपको पहुँचना है। तो भरा हुआ है क्वेश्चन जो कि पागलपन के हद तक पहुंचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपको ये भी देखना है कि जो इंडियन आर्मी का कॉर्प्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और नॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं, 3 कॉर्प्स। अब इसको आपको किसी से मैच करना है कि ये कहाँ है, 4 कॉर्प्स कहाँ है, 14 कॉर्प्स कहाँ है और 33 कॉर्प्स कहाँ है। तो इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग जब करंट अफेयर्स का मैगज़ीन पढ़ते हैं खुद से भी, तो इस तरह का जो डेटा बेस्ड फैक्ट हो कुछ भी होता है जिसको मेमोराइज़ करना भी अपने आप में अपने उस प्रोसेस का अपमान जैसा फील होता है कि इसको मेमोराइज़ कोई करेगा भी क्यों, इसको करके क्या ही फ़ायदा है, क्या इसका रेलिवेंस है, क्या आपके एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें इन सब का क्या यूज़ है। जब जो चीज़ आप गूगल पे खोज सकते हैं, जो 2 मिनट में कहीं से भी पता चल सकता है, 2 सेकंड में, एक क्लिक के अंदर, तो उसके लिए आप उसको मेमोराइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिमाग का वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ उसका पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्ट यूज हो। तो कुल मिला के ये वाहियात जिस तरह का क्वेश्चन हो सकता है जो अटमोस्ट लेवल तक, वहाँ तक यूपीएससी इस बार अपने लेवल को एक कदम और आगे ले गया। मैं कहूँगा एक कदम और वो घटिया लेवल तक पहुँचा जो कि पिछले कई सालों से वो करते आ रहा है। और फिर यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में यहाँ पर आपको ऑपरेशंस के बारे में दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान। अब आपको ये देखना है कि UNMIL ये किस पीरियड में ये ऑपरेशन चलाया गया था। फिर ये देखिए मतलब मिनूर कैट ऐसा नाम यूज किया गया है जिसको हम लोग आमतौर पे इग्नोर मार देते हैं, या फिर शायद ये कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। इस तरह का जो कैंपेन ऑपरेशंस चलाया गया होगा, कौन इसको याद रखता है और याद रख के क्या वो करेगा और कितना कुछ आप याद रख पाएंगे। हम लोगों का एक बाउंड्री तो है ही, एक कैपेसिटी होती है हर चीज़ को याद रखने की। तो अगर इस लेवल पे यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है किसी स्टूडेंट से, तो सारे ही अधिकारी के इस भर्ती एजेंसी को बंद करके आप रोबोट को डेवलप करने पे, जो एआई बेस्ड रोबोट है उसको डेवलप करने पे सरकार को काम करना चाहिए कि डायरेक्ट सीधे इन सारे अधिकारियों के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को बंद करके रिसर्च लेवल पे डायरेक्ट एआई से जुड़ा हुआ जो रोबोट है उसको ही हायर कर लिया जाए और वही फिर एक मैकेनाइज्ड तरीके से, बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीके से, साइंटिफिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाए और पॉलिसी बनाए और देश को चलाए। तो ये बहुत ही घटिया मैं कहूँगा कि जो लेवल था यूपीएससी का, जो एक रेप्यूटेशन कभी हुआ करता था, उसको 2023 के बाद से एक कदम या 5 कदम और नीचे गिरा चुका है यूपीएससी। अब यही जैसे कोई क्वेश्चन है, इसको देखिए आप कि which one of the following pairs of semiconductor plants in India and their locations is not correctly matched। अब देखिए CG Power and Industrial Solutions Private Limited in partnership with Renesas Electronics and Stars Micro Electronics। अब इतना बड़ा नाम आपको मैच करना है, ये किससे है? टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टाटा प्राइवेट लिमिटेड, टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब इसको आप देखिए HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर इंडिया चिप लिमिटेड। तो ये नाम अपने आप में ही याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। अब उसका आप हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन सब चीज़ों को अगर आप याद रखने लेंगे तो ये दरअसल करंट अफेयर्स का जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच था उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाया है। अब तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह है जो कुछ भी अनाप शनाप अपने मटेरियल में
अभी तक ऐसे भी डाला करता था। अब तो वो और भी ज़्यादा उसमें अनाप शनाप बातों को भर देगा कि कहीं कुछ भी फंस गया अगर, तो फिर उसके कोचिंग को या उसके उस पब्लिकेशन को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही घटिया ट्रेंड सेट किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा। अब मान के चलिए यही क्वेश्चन है कि एक्स का जन्म यूके में हुआ, उन्होंने 2025 में नोबेल पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा कब की गई? वे अमेरिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कितना ज़्यादा, मतलब कि कोई नोबेल, आमतौर पे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे होते तो किसको किस फील्ड में नोबेल मिला वो हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि किस फील्ड में उसको दिया गया, उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लिया जाए। और मैं पूरा आसान्वित हूँ और मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि जो भी आप सब गए होंगे तो कम से कम इस लेवल पे रिसर्च हल्का ज़रूर आप किए होंगे कि किस फील्ड में किसको क्या मिला है, उस पर बेसिक आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज रहा होगा। लेकिन अब ये उसके सिटीजनशिप के बारे में कि किस देश से थे, कहाँ के वो प्रोफेसर थे, किस विश्वविद्यालय में वो पढ़ा रहे थे, मतलब तमाम वो जानकारी कि उनका जन्म यूके में हुआ था, ये इस लेवल पे जो है आपको पढ़ने का वो एक्सपेक्ट कर रहा है यूपीएससी। आपसे ये चाह रहा है कि आप इस लेवल पे इसको पढ़िए। तो ये तो बात जितना भी हम लोग किए, ये सब बात थी सिर्फ जीएस की। तो जब जीएस का पेपर हुआ और मैं बाद में आप लोगों का क्वेश्चन देखा तो मैं समझ गया कि ये 2026 को भी बीट करने वाला है। मतलब कट ऑफ तो कम जाएगा ही, लेकिन कट ऑफ कम जाने की फिक्र ही किसको है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना मुश्किल था वहाँ पे। अगर आप 2 घंटे में इन सारी क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं सही से, फास्ट करके भी, तो भी ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो वहाँ पे आप एनालिसिस कैसे करेंगे, विश्लेषण करके आप सही आंसर तक पहुँच भी कैसे पाते। तो ये सब जो बातें हैं ये बहुत ही घटिया तरह की बातें हैं कि क्वेश्चन हार्ड था, डिफ़िकल्ट था, कुछ नहीं, क्वेश्चन घटिया था। सीधी सीधी बातों में अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था। और मैं यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूँ तो ये कोई गिना चुना कुछ सिंपल उदाहरण नहीं है थोड़ा बहुत, बल्कि पूरा का पूरा पेपर ही इसी तरह का घटिया था। तो ये आप अपने घर वालों को नहीं समझा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो उनकी अपेक्षा आपसे बिल्कुल जायज़ ही रहती है, क्योंकि वो आपको हर महीने आपको पैसे देते हैं, तो उनकी अपेक्षा अपनी जगह पे ठीक भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि हर साल तो कुछ ना कुछ नया ही चेंज होता है, हर साल कुछ ना कुछ बदलता ही है। लेकिन ये जो बदलाव है, इस बदलाव के मर्म को आप किसी को नहीं समझा सकते हैं। ये वही समझ सकता है जो एटलीस्ट यूपीएससी दे रहा है या इस फील्ड से जुड़ा हुआ है किसी भी ना किसी रूप से, तो वो इस परेशानी को समझ सकता है। तो आप किसी को नहीं समझा सकते हैं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग अपने लेवल पे दिन रात एक करके मेहनत किए, पढ़ाई किए, तैयारी किए, अपना जो अमूल्य समय है जीवन का उसको आप खो के बहुत त्याग तपस्या किए। लेकिन अल्टीमेटली जब इस तरह का पेपर आएगा तो आपका फेल होना तो निश्चित ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आपकी गलती की वजह से, आपके मेहनत की कमी की वजह से आप फेल हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग 2 बात बोल सकते हैं यूपीएससी को, 2 गाली दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली ये तो जीएस की बात थी। जब मैं सीसेट का पेपर देखा तो मैं ये मान के चल रहा था कि जीएस का पेपर अगर डिफ़िकल्ट आया है तो सीसेट पे थोड़ा सा लिबरल ज़रूर रहेगा और सीसेट का पेपर ऑन एन एवरेज ठीक ठाक रहेगा, मॉडरेट लेवल का। लेकिन सीसेट का जो लेवल था वो 2023 के लेवल को भी बीट करता दिख रहा है। यानी कि 2023 का लेवल ऑलरेडी आज तक के यूपीएससी के इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था। ये पेपर उसको भी पीछे छोड़ दिया और इससे जो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हिंदी मीडियम के, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले स्टूडेंट तो अब रेस से बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं, 2023-22 सबसे ही वो बाहर लगभग हो चुके हैं। बल्कि अच्छे पृष्ठभूमि के जो स्टूडेंट हैं उन सबको भी बहुत डीपली नेगेटिवली इम्पैक्ट इससे पड़ रहा है, उनकी तैयारी पे, उनके परफॉर्मेंस पे, उनके सिलेक्शन पे। अब सोचिए कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस पेपर में, आपको मैं बताऊं कि जो स्टूडेंट हिंदी में सीसेट का पेपर पढ़ के और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो सही जवाब दे दें, तो ये इम्पॉसिबल सा था। जिस तरह का पेपर था, ये पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ना ही, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया
और जितना लंबा लंबा क्वेश्चन था, एक एक पेज का क्वेश्चन, उसको पढ़ना भी अपने आप में मुश्किल है। इंग्लिश का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत आसान होता है, तो हिंदी की तुलना में एटलीस्ट वो बहुत ही आसान था, लंबा भी था, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट बहुत तेज़ी से उसको पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। लेकिन हिंदी में जो उसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सीसेट का कि उसको पढ़ भी नहीं पाते आप। जो इस बार का कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है, आप लोग खुद अपने लेवल पे एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोगों को पता होगा, कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन नहीं था इस बार का। इस बार का कॉम्प्रिहेंशन पिछले कई सालों से जो यूपीएससी का एक फिक्स्ड फॉर्मेट था कि कुछ जो कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़ा इजी रहता था, कुछ कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा हार्ड नेचर का भी रहता था, और ऑलमोस्ट ये ऑप्शन इस तरह का रहता था कि उसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी काफ़ी हद तक एलिमिनेशन दिख जाता था, और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता था कि ए ही होगा या बी ही होगा। इस बार का इतना क्लिष्ट कॉम्प्रिहेंशन है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कोचिंग वाले का कुछ भी सही नहीं होने वाला है। जब तक आपका ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाता है तब तक आप ये गैस नहीं कर सकते हैं कि ये आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और कॉम्प्रिहेंशन की बात से पढ़े, इस बार कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ 23 की संख्या में है, जबकि 27 रहता था। तो हिंदी वाले बच्चे जो कि कॉम्प्रिहेंशन को ही आधार बनाकर अगर वो तैयारी करते हैं सीसेट की, तो उनको 4 क्वेश्चन का तो यूं ही लॉस हो गया। 4 मतलब 4 इंटू 2.5 मार्क्स का उनको सीधा सीधा लॉस हो गया। और जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था, देखिए कुछ क्वेश्चन हमेशा से आसान रहा है, तो इस बार भी मैं मान के चलता हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर था जो डुएबल था, जिसको आप कर सकते थे। लेकिन क्या 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो तो बस देखने के लिए है कि 10 क्वेश्चन आसान पूछ दिए। लेकिन इस 10 क्वेश्चन में जब कॉम्प्रिहेंशन का 27 क्वेश्चन मिलता था तो ओवरऑल बच्चे इसको क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाते थे। इस बार आप देखिएगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन का रेशियो है वो पूरे यूपीएससी के हिस्ट्री का सबसे कम सिलेक्शन होगा, सबसे घटिया परफॉर्मेंस होगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जीएस के सदमा से वो उबर भी नहीं पाए थे कि एक बड़ा सा परमाणु हमला हो गया सीसेट का। कॉम्प्रिहेंशन भी उतना ही डिफ़िकल्ट, मैथ रीजनिंग भी उतना ही डिफ़िकल्ट, लंबा लंबा पेपर, हिंदी में तो उसको पढ़ना ही बहुत सारा इम्पॉसिबल जैसा था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एटलीस्ट उसको पढ़ लिए होंगे, और पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक वो कुछ ट्राई किए होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक पर एक था, किसी को कम किसी को ज़्यादा आप नहीं बता सकते हैं। और बहुत ही घटियापन के एक नए लेवल को क्रॉस करते हुए यूपीएससी इस बार ये बता दिया है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। इसमें वही लड़का सेलेक्ट होगा जो पूरे साल जैसे तैसे पढ़ाई किया या नहीं भी पढ़ा, लेकिन एटलीस्ट लास्ट टाइम में उसका लक फेवर कर गया, तुक्का मारा वो सही हो गया। और आप कुछ जो पढ़ के गया है, अब तो मैं देख रहा हूँ कि उस पर एक तरह से उस पर तंज भी कसा जा रहा है। वो गिल्ट फील कर रहा है कि इतना मेहनत इन सारे टॉपिक्स पे किए भी क्यों, क्योंकि जो नहीं पढ़ के गया उसको भी उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। तो ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि अपमान है, अपमान उसका इंसल्ट है जो पढ़ाई करके इस बार गया है, क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क्स उन सारे स्टूडेंट्स को है जो पढ़ के नहीं गया है, और वो खुश है कि वो तो अच्छा किया। यूपीएससी यही प्रमोट करना चाह रही है कि अच्छा है कि जो नहीं पढ़ के गया है वो खुश रहेगा, तो वो खुश है कि वो नहीं पढ़ के गया फिर भी वो ठीक ठाक परफॉर्म किया। बाकी जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस तो हर कोई देगा, लेकिन हर किसी को पता है अपने लेवल पे कि वो अपने मेरिट से इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल रहे हैं, बस तुक्का और लक, किस्मत, भगवान जो भी कर लीजिए, ये उनके साथ है तो उनका निकल रहा है। चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार के पेपर के इस सदमा से आप लोग कुछ समय के बाद ज़रूर उभरेंगे। लेकिन एक आप लोगों को मैं होप भी देना चाहूँगा कि ये मान के आप मत बैठ जाइए कि अगली बार भी यही चीज़ रिपीट हो जाएगा। देखिए 2023 में मैं जिस तरह से क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया था, तो 2023 के बाद ऐसा एक सेकंड के लिए लगा था कि 2024 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आमतौर पे पूछ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बल्कि 2025 में भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। इवन वन लाइनर तक का भी क्वेश्चन पूछा गया, जो कि यूपीएससी से हटके स्टेट पीसीएस वगैरह के लेवल पे पूछा जाता है। तो 2023 में घटिया पेपर के बाद 24 और 25 अच्छा पेपर गया, और बल्कि बहुत ही अच्छा गया। जो इस फियर फैक्टर के साथ अटैम्प्ट नहीं लिए थे उनको लॉस हुआ था उस साल, कि अगली बार भी कहीं अटैम्प्ट ना ख़राब हो जाए, तो वो अटैम्प्ट ही नहीं लिए। तो मेरा ये पर्सनली एक्सपीरियंस है, जो पिछले कई सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यूपीएससी को, कि जिस तरह से इस बार ये 2026 में आपका जो बॉम्ब गिराया गया है यूपीएससी के द्वारा, न्यूक्लियर अटैक हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब, इसके बाद आपका 2027 का जो पेपर है ना, ये बहुत ही अच्छे लेवल का रहने वाला है। आप अगर अभी से अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे, अभी से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, खास करके मेंस के पोर्शन को अगर आप अच्छे से तैयार रखेंगे, तो प्री आपका निश्चित रूप से निकलने जा रहा है। जिस लड़के का इस साल नहीं निकल रहा है, जिन सारे एस्पिरेंट्स का इस बार आप चूक रहे हैं, तो आप इस भ्रम में बिल्कुल मत पड़िएगा, किसी कोचिंग के ट्रैप में, किसी टीचर के ट्रैप में, कि अब अपने जो आपका पारंपरिक तरीका है, जो ट्रेडिशनल आपका जो सोचने का तरीका है, तैयारी करने का तरीका है, स्टडी मटेरियल है या जो भी है, उसको आप चेंज करके फिर से आप भाग दौड़ करने लगे, तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। आप जो कर रहे हैं चुपचाप करते चलिए, ये सोच के कि एक अटैम्प्ट चलिए, भगवान के नाम पे आपका बलिदान हो गया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सारी ही चीज़ों को फिर से नए सिरे से इकट्ठा करने लगे, अनाप शनाप चीज़ों को पढ़ने लगे, गलत कंटेंट में हाथ डालने लगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से इस बार का क्वेश्चन है, उन सारी चीज़ों को खंगालने लगे, तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। कहते हैं, ये कहा भी जाता है कि जहाँ आप हैं, अपने आप पे भरोसा करके आप वहीं पे रहिए, उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए और उसी तरीके से चलिए। हो सकता है कभी फ्लक्चुएशन होगा, जैसे इस बार हुआ, जैसे 2023 में हुआ था, लेकिन ये न्यू नॉर्मल नहीं है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि जो 2023 के बाद 24 में और 25 में हुआ है, वही 1-2 साल और रिपीट हो सकता है। यानी कि अगली बार आपका क्वेश्चन आसान आ सकता है, निकालने योग्य होगा आपका एग्ज़ाम, डुएबल होगा क्वेश्चन। तो आप अपने पैटर्न में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ाइए, चीज़ों को और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अपना जो कोर स्ट्रेटजी है उसमें किसी भी कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगले साल के लिए मैं आज ही एडवांस में आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका अगली बार इस प्रीलिम्स के एटलीस्ट लिस्ट में नाम जरूर होगा। चलिए हम लोग फिर बातचीत करेंगे। आप लोग इस सदमा से अब धीरे धीरे बाहर उबरिए, क्योंकि कितना भी आप यूपीएससी को भला बुरा बोल दें, आलोचना कर लें, गाली दे दें, लेकिन उस पर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। बल्कि इस बार तो सीसैट को हटाने का दबाव भी था यूपीएससी पर, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि थोड़ा क्वेश्चन भी आसान पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट का पूरा एक अटैम्प्ट ही नील कर गया। तो आप छोड़ दीजिए ये सब चीज़। अब चुपचाप अपने फिर से उसी पैटर्न को उठाइए, उसी तरीके से तैयारी कीजिए, और साथ में अगर आपके पास कोई प्लान बी है तो उस पर काम ज़रूर आपको करना चाहिए। प्लान बी हमेशा आपका रेडी रहना चाहिए, नहीं है तो उसको आप धीरे धीरे क्रिएट कीजिए। लेकिन यूपीएससी का 2027 वाला जो अटैम्प्ट है, इसको आप दिल से तैयारी कीजिए। जिनका भी अटैम्प्ट बचा हुआ है, आप लोगों में से जो भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इस अटैम्प्ट को मिस करने का प्रयास मत कीजिएगा, जो मेरा पर्सनली अनुमान है ऐसा। क्योंकि फिर ये अगर आप मिस करते हैं तो 2028 पे आप श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आसान रहेगा, लेकिन इस पर बोला जा सकता है कि 27 का ठीक ठाक रहेगा पेपर, जो कि निकालने योग्य होगा। तो चलिए, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।